नमस्कार। आत्मदीपो भव की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है न्यायाधीश। चंद्रशेखर मुंगेर जिले के जिला हाईकोर्ट में जिला न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। 40-42 वर्ष की उम्र होगी। पत्नी भावना भी सरकारी वकील थी। दोनों पति पत्नी न्यायालय के कामों में व्यस्त रहा करते थे। मुंगेर जिले में ही उनका सरकारी बंगला था। वही दंपत्ति अपने दो प्यारी प्यारी बेटियों के साथ रहा करते थे। बड़ी बेटी गुड़िया 10 वर्ष की और छोटी बेटी लाली 7 वर्ष की होंगी। चुन्नीलाल चंद्रशेखर के सरकारी वाहन का ड्राइवर था। चुन्नीलाल एक सेवानिवृत्त फौजी था। रिटायर होकर मुंगेर के पास अपने पैतृक गांव आ गया था। अब वह जिला न्यायाधीश के सरकारी वाहन का ड्राइवर था। चुन्नीलाल बड़ा ही अनुशासित व्यक्ति था। चंद्रशेखर और भावना चुन्नीलाल का बहुत सम्मान करते थे। चुन्नीलाल भी अपने काम में वफादार और हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहता था। इधर कुछ दिनों से भावना की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहले तो चंद्रशेखर ने हल्के में लिया, पर धीरे धीरे उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। तो चंद्रशेखर भावना को लेकर पहले पटना, फिर इलाज के लिए दिल्ली लेकर के चला गया। चंद्रशेखर ने अपने माता पिता को खबर भेज दिया था कि वह कुछ दिनों के लिए वे लोग मुंगेर आकर रहें ताकि बच्चियों की देखभाल हो सके। उसके माता पिता पहुंचने ही वाले थे, पर उसे आनन फानन में ही भावना को इलाज के लिए दिल्ली लेकर के निकलना पड़ा। भावना के माता पिता भी मुंगेर के लिए निकल चुके थे, पर उसके पास इतना समय नहीं था कि वह उन लोगों का इंतजार कर सके। उस समय चुन्नीलाल और उनका परिवार तन मन से दोनों बच्चियों की और पत्नी और बेटी सुधा के बच्चियों और घर आंगन को अच्छे से संभालना शुरू कर दिया था। 2-3 दिन के अंदर नाना नानी दादा दादी भी पहुंच चुके थे। चुन्नीलाल और परिवार के सभी सदस्य के जरूरतों का ध्यान रख रहा था और भावना के लिए सभी लोग चिंतित थे और प्रार्थना कर रहे थे। चंद्रशेखर बदहवास था। ये क्या हो गया भावना को? वह घबराया हुआ सोच रहा था कि शादी के 12 वर्ष बीतने वाले हैं, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। ये कैसा ग्रहण लग गया उसके जीवन में? और अस्पताल में दाखिला दिलाकर वह वही भावना के पास बैठ गया। दिल्ली में 1 महीने तक भावना का इलाज चला, पर फिर भी चंद्रशेखर भावना को स्तन कैंसर से नहीं बचा पाया। 12 वर्ष पहले विवाह के बंधन में बंधे दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को उल्लास से जीवन से को बिता रहे थे। दो बच्चियां आंगन में किलकारी मारते हुए, दो फूल की तरह सुगंध फैलाती हुई, कितना सुखमय जीवन था चंद्रशेखर का और भावना का। भावना की पार्थिव शरीर को बाहों में समेटे वह घंटों अतीत में खोया रहा। पर वास्तविकता तो यही थी कि आज उसके जीवन का उल्लास, उसकी खुशी, उसकी मुस्कान कहीं खो चुका था। किसी तरह से 2-3 महीने में उसने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया था। बच्चियों को संभालने के लिए सामान्य तरीके से जीने की कोशिश कर रहा था। चंद्रशेखर और भावना की माँ बारी बारी से मुंगेर आकर रहती ताकि बच्चियों को की देखभाल में कोई कमी न रह जाए। चुन्नीलाल और उसका परिवार भी तन मन से चंद्रशेखर के परिवार की देखभाल किया करते थे। समय कट रहा था। चंद्रशेखर अपनी बच्चियों का पूरा ध्यान रख रहे थे। अब 1 साल बीतने को आ रहा था। भावना की कमी उसके जीवन में स्पष्ट दिखती थी। चंद्रशेखर की माँ और भावना की माँ ने चंद्रशेखर के दूसरे विवाह की सोची। बच्चियां भी बड़ी हो रही थीं और वे दोनों कब तक अपना घर छोड़कर रह पाते। इसलिए बिना चंद्रशेखर को बताए दोनों माओं ने मिलकर चंद्रशेखर के लिए वधू की तलाश शुरू कर दी। चुन्नीलाल की बेटी सुधा और पत्नी घर में खाना बनाने का और घर संभालने का काम किया करते थे। चुन्नीलाल की बेटी सुधा बेटियों से काफी हिल मिल गई थी। वह रात में सबको खाना खिलाकर पिता के साथ घर जाती थी। सुबह भी तड़के ही आकर बच्चियों को स्कूल के लिए तैयार करती और फिर माँ के साथ घर के बाकी काम निपटा कर वापस घर जाया करती थी। भावना की माँ सुधा को घर संभालते देख भाव विभोर हो जाती थी। उसकी बेटी का घर, उसके बच्चे सुधा ने संभाल लिए थे। भावना की माँ कुछ फैसला कर रही थी। उन्होंने चंद्रशेखर की माँ से बात की और उन्हें भी उनका सुझाव अच्छा लगा और उन लोगों ने सुधा का विवाह चंद्रशेखर के साथ करने का निश्चय कर लिया। चंद्रशेखर से बात करने से पहले उन लोगों ने चुन्नीलाल से बात करना ठीक समझा। दोनों माँ ने चुन्नीलाल के समक्ष सुधा के लिए विवाह प्रस्ताव रख दिया और अपना आंचल फैला दिया। गुड़िया और लाली के लिए, चंद्रशेखर के लिए अपनी बेटी दे दो चुन्नीलाल, दोनों माँ ने एक स्वर में कहा। चुन्नीलाल चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या जवाब दे।
एक तरफ एक सरकारी पदाधिकारी दामाद के रूप में मिल रहा था, तो दूसरी ओर बेटी को दुगनी उम्र का व्यक्ति पति के रूप में मिल रहा था। निर्णय लेना आसान नहीं था, इसलिए चुन्नीलाल थोड़ा समय मांगा ताकि वह परिवार वालों से विचार विमर्श कर सके। चुन्नीलाल ने घर जाकर विस्तार से बातें बताईं और विचार विमर्श के बाद फैसला हो गया। सबको यह लगा कि चंद्रशेखर भी सुधा से विवाह करना चाहता है, पर ऐसी बात थी नहीं। बिना चंद्रशेखर को बताए ही माताओं ने चुन्नीलाल की पुत्री सुधा से उसका विवाह करने का निश्चय कर लिया। सुबह सुबह चुन्नीलाल मिठाई लेकर पहुंच गया। माताएं खुश थीं। फिर से घर बस रहा था। बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक माँ की व्यवस्था हो गई थी। एक गरीब की बेटी अपने से दुगने उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह के लिए राजी हो गई थी। इधर इन सब बातों से अनजान चंद्रशेखर जब कोर्ट से घर पहुंचा तो दोनों माताओं ने और बच्चों के आगे कर चंद्रशेखर को सारी बात बताई। चंद्रशेखर अवाक थे। क्या हो रहा है? मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? वह एकदम से खड़ा होकर तेजी से अपने बंगले से बाहर निकलकर वह खुली हवा में तेजी से चलने लगा। वह विस्मित था, क्योंकि दूसरी विवाह के बारे में उसने सोचा ही नहीं था। वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह एक अच्छी लड़की को सिर्फ अपने बच्चियों की देखभाल के लिए ब्याह लाए, यह उसे मंजूर नहीं था। बच्चियां तो बोर्डिंग स्कूल में भी पल सकती हैं और पढ़ सकती हैं, पर जब बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो क्या वह सुधा के साथ न्याय कर पाएगा? यह सब सोचते सोचते वह 1 घंटे के बाद वापस आया और एक न्यायाधीश बनकर अपना फैसला सुना दिया। वह एक सच्चा न्यायाधीश था। वह अपनी पत्नी भावना से हृदय से जुड़ा हुआ था। वह सुधा को बहुत मान देता था, क्योंकि उसने उसे बिखराव से बचाया था। वह सोच विचार कर ही रहा था, तभी चुन्नीलाल, उसकी पत्नी और सुधा उसके सामने खड़े हो गए। चंद्रशेखर ने चुन्नीलाल का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास बिठा लिया। वह कहने लगा, आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर। आपका परिवार ना होता तो मैं बिखर गया होता। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। यह कहते कहते चुन्नीलाल के हाथों को उसने थाम लिया। फिर अब उनकी पत्नी के पास गए और बोले, आप सुधा के लिए योग्य वर तलाश करें। उसका विवाह का सारा खर्च मैं दूंगा। मैं तो आपकी पुत्री के योग्य हूं ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं साहब? चुन्नीलाल ने कहा, मेरी बेटी के कर्म अच्छे होंगे तभी तो आपका विवाह प्रस्ताव आया है। अब चंद्रशेखर काफी असमंजस की स्थिति में पहुंच रहे थे, इसलिए उसने सुधा को एकांत में समझाया कि वह पत्नी कभी नहीं बन पाएगी, सिर्फ एक सेविका बनकर रह जाएगी। वह अन्याय वह नहीं कर सकता। सुधा चुपचाप सारी बातें सुनती रही और उसके मन में चंद्रशेखर के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। चंद्रशेखर ने खुद सुधा के लिए योग्य वर तलाशना शुरू किया और जल्दी ही दिनेश, जो एक कारोबारी का पुत्र था और वहीं मुंगेर में उसकी अपनी योगा सेंटर थी, वहां वह सुबह शाम योगाभ्यास सिखाता था, उसे सुधा के लिए चुन लिया गया। दिनेश भी सुधा की निश्चलता और सादगी से प्रभावित होकर विवाह के लिए तैयार हो गया। हर इंसान के अंदर एक न्यायाधीश छुपा होता है, जो सही और गलत का निर्णय लेता है। अपने अंदर के न्यायाधीश को अगर हम जगा कर रखें तो जीवन में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी सही निर्णय ले सकते हैं। पर स्वार्थपरता, चालाकी हमें ऐसा नहीं करने देती। हमारे समाज में बहुत से ऐसे विधुर व्यक्ति हैं जो खुद से आधी उम्र के लड़कियों के साथ विवाह करने में भी संकोच नहीं करते। उनका जीवन बर्बाद कर सिर्फ सेविका बनाकर रख लेते हैं। यह बड़ा दुखद है। क्या समाज में फैल रही इस बेमेल विवाह और मजबूरी से की गई विवाह को रोकना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? धन्यवाद। आत्मदीपो भव।